गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। आज हम लोग 66 बीपीएससी मेंस टेस्ट 1 के पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन टेस्ट 1 के पेपर को डिस्कस करने के पहले कुछ चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। देखें, अगर आप में से किन्हीं को लगता है कि हम केवल आंसर लिखते रहें और केवल आंसर लिखते रहने से राइटिंग स्किल डेवलप हो जाएगा, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। राइटिंग स्किल का डेवलपमेंट तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि आप प्री राइटिंग वर्क और पोस्ट राइटिंग वर्क नहीं करते। और इसी के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो जो राइटिंग स्किल डेवलपमेंट है, उसके कंटेक्स्ट में दो टर्म हमने यूज किया। एक प्री राइटिंग वर्क और दूसरा पोस्ट राइटिंग वर्क। अगर देखें तो इसके बीच राइटिंग आती है, लेकिन समस्या क्या होता है? समस्या यह होती है कि आप जो है राइटिंग को कहीं ज्यादा फोकस करते, और राइटिंग पर फोकस इतना ज्यादा होता कि प्री राइटिंग वर्क नेग्लेक्टेड होता है और पोस्ट राइटिंग वर्क नेग्लेक्टेड होता है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि प्री राइटिंग वर्क का मतलब क्या हुआ? तो जब प्री राइटिंग वर्क की बात मैं कर रहा, तो प्री राइटिंग वर्क के दो कंटेक्स्ट हैं। प्री राइटिंग वर्क का जो पहला कंटेक्स्ट है वह है डिमांड ऑफ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना। डिमांड ऑफ क्वेश्चन, डीओक्यू की पहचान। और डिमांड ऑफ क्वेश्चन को जब आप आइडेंटिफाई, और दूसरा पार्ट इसका है कि एक बार अगर आपने डिमांड ऑफ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसके बाद फॉर्मेटिंग ऑफ द आंसर। फॉर्मेटिंग ऑफ द आंसर या आंसर का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को तैयार करना। नहीं, अब डिमांड ऑफ क्वेश्चन को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, तो डिमांड ऑफ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने में हमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना है? तो डिमांड ऑफ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के क्रम में हमें ध्यान जो रखना है वह यह कि क्या पूछा जा रहा है। दूसरा, डिमांड ऑफ क्वेश्चन को अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते, तो दूसरा काम आपको करना है कि प्रश्न के फोकस को पहचानना। फोकस की पहचान। और प्रश्न के फोकस की पहचान तब तक संभव नहीं होगी जब तक कि आपकी भाषाई समझ, मतलब इसका प्री कंडीशन है वह है भाषाई समझ का विकास।
और तीसरा जो कंटेक्स्ट है वह कंटेक्स्ट है कि प्रश्न में जो तकनीकी शब्द मौजूद हैं, तकनीकी शब्दों की पहचान और तकनीकी शब्दों की पहचान के साथ साथ तकनीकी शब्दों की समझ, अगर ये तीन चीजें हैं तो आप डिमांड ऑफ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने की स्थिति में होंगे। यहां पर इस बात को ध्यान रखेंगे, डिमांड ऑफ क्वेश्चन को आप तब तक आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, डिमांड ऑफ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने में तब तक मुश्किलें होंगी आपको जब तक कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं हो उस टॉपिक पर, नंबर 1। नंबर 2, जब तक उस टॉपिक पर आपके पास अंडरस्टैंडिंग ना हो। तो इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी आपके पास होनी चाहिए। जब इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा, आपके आत्मविश्वास का स्तर बढ़ेगा। और आत्मविश्वास का स्तर अगर आपका बढ़ेगा तो दो चीजें बढ़ेंगी, डिमांड ऑफ क्वेश्चन को आप विश्वास पूर्वक आइडेंटिफाई कर सकेंगे, और दूसरा उस डिमांड ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, आपके पास जो अंडरस्टैंडिंग है, उस इंफॉर्मेशन उस अंडरस्टैंडिंग को आप अप्लाई कर सकेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर इसके कंटेक्स्ट में हम देखें तो एप्लीकेशन आंसर राइटिंग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वह यह, अपडेशन आंसर राइटिंग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एप्लीकेशन, अपडेशन, एप्लीकेशन, अपडेशन। तीसरा जो महत्वपूर्ण है वह इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। नहीं, अब थोड़ा सा एक और चीज आपको समझना है, ये जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं, राइटिंग स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो किसके कंटेक्स्ट में हम कर रहे हैं? मेंस के कंटेक्स्ट में कर रहे हैं। और मेंस क्या है? मेंस जो है डिफरेंट फ्रॉम पीटी है, पीटी से अलग है। पीटी में आपका नॉलेज टेस्ट पीटी में भी किया जाता, आपका नॉलेज टेस्ट जो है मेंस में भी होता है, लेकिन कंटेक्स्ट अलग होते हैं नॉलेज टेस्ट के। पीटी में जो आपका नॉलेज टेस्ट होता है उसका कंटेक्स्ट फैक्चुअल होता है, जो तथ्यात्मक जानकारियां आपकी हैं उन तथ्यात्मक जानकारियों के आलोक में आपके ज्ञान की परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में होती है। और अगर मेंस के कंटेक्स्ट में आप बात करें तो वहां जो आपके ज्ञान की परीक्षा होती है वो इंफॉर्मेशन के कंटेक्स्ट में नहीं, तथ्यात्मकता के परिप्रेक्ष्य में नहीं, वहां पर आपकी समझ की जांच होती है, वहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग की जांच होती है, वहां पर आपकी मतलब कम्युनिकेशन स्किल की जांच होती है, वहां पर आपके एप्लीकेशन की जांच होती है। तो इन दोनों के फर्क को समझें। अक्सर आप देखेंगे, अगर आपने टेस्ट इवैल्यूएटेड पेपर को पलटा होगा तो एक टर्म मैं यूज करता हूं, अवॉइड बम्बार्डमेंट ऑफ फैक्ट। ये जो पता चला एकदम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, मतलब एकदम फैक्ट पर फैक्ट डाले जा रहे हैं, इस चीज से परहेज करना होगा। वो फैक्ट आने चाहिए, वो फैक्ट महत्वपूर्ण नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि जब तक आप फैक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे आपके उत्तर में प्रामाणिकता नहीं आएगी। तो फैक्ट महत्वपूर्ण है, लेकिन वो फैक्ट एनालिसिस का हिस्सा बनकर आने चाहिए,
महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, महत्वपूर्ण अंडरस्टैंडिंग है, महत्वपूर्ण एनालिसिस है। उस एनालिसिस को आप फैक्चुअल इनपुट के जरिए प्रामाणिकता देते हैं। और जब आप लगातार फैक्ट पर फैक्ट डाले जाते हैं, डालते रहते, तो उस स्थिति में आप खुद देखेंगे कि एनालिटिकल इनपुट क्या होता है। एनालिटिकल इनपुट जो है वह कम होता चला जाता। दूसरी चीज जो समझने की कोशिश करें, बार बार मैं कह रहा डिमांड ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहा, यहां पर रुक करके समझने आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि प्रश्न में कितने पार्ट हैं, प्रश्न के कितने हिस्से हैं। किसी प्रश्न में आप देखेंगे एक ही हिस्सा होता, किसी प्रश्न में 2 हिस्से होते, किसी प्रश्न में 3 हिस्से होते, और किसी प्रश्न में आपको देखेंगे 2 या 3 हिस्से दिखेंगे लेकिन होते हैं एक ही हिस्से। ऐसा भी होता है क्योंकि जो 3 अलग अलग हिस्से दिख रहे हैं आपको, वो इतने इंटर रिलेटेड होते हैं कि आप उनको एक दूसरे से अलगा के नहीं देख सकते। तो इस चीज को ध्यान रखें। आपको मार्क्स जो दिए जाएंगे, प्रश्न में जितने पार्ट होंगे उसके कंटेक्स्ट में मार्क्स दिए जाएंगे। अगर किसी पार्ट को आपने रिस्पोंड नहीं किया है तो उसके लिए मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा। या फिर आपने आंसर लिखने के क्रम में खुद एक नए पार्ट को क्रिएट किया है और उसको रिस्पोंड करना शुरू किया है, तो आपको उसके लिए कोई क्रेडिट नहीं मिलने जा रहा। क्योंकि मैं अपनी बातों को दोहराना चाहूंगा, आपको नंबर जो दिए जाएंगे, डिमांड ऑफ क्वेश्चन को रिस्पोंड करने के लिए नंबर दिए जाएंगे, ना कि आपको जो नंबर दिए जाएंगे वे उन चीजों के लिए जो आप जानते हैं, ना कि आपको उन चीजों के लिए नंबर दिए जाएंगे जो आप जानते हैं। तो स्ट्रिक्टली जिस चीज को आपको चेक करना चाहिए, आपको उत्तर में वह नहीं लिखना है जो आप जान रहे, आपको उत्तर में उन चीजों के बारे में लिखना है जिसके बारे में आप जान नहीं रहे। क्लियर? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिमांड ऑफ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना महत्वपूर्ण है। दूसरा डायमेंशन जो है, अगर आपने डिमांड ऑफ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लिया, तो डिमांड ऑफ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के बाद आप एक फॉर्मेट तैयार करने की कोशिश करें। और फॉर्मेट को बहुत लेंथी और कॉम्प्लेक्स मत बनाएं। वो फॉर्मेट केवल यह बतलाएगा प्रश्न के कितने हिस्से हैं और हर हिस्से में वे 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु क्या होंगे जिसके कंटेक्स्ट में आप आंसर लिखने जा रहे हैं। जो 2-3 सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको आपको वहां पर इंडिकेट करना है। तो इससे क्या होगा, आंसर लिखने के पहले आंसर का एक स्ट्रक्चर आप तैयार होगा। आंसर का एक स्ट्रक्चर तैयार होगा, आपको यह पता होगा कि इस पार्ट में इन बिंदुओं को फोकस करते लिखना है, दूसरे पार्ट में इन बिंदुओं को फोकस करते लिखना है, तीसरे पार्ट में इन बिंदुओं को फोकस करते लिखना है। क्लियर? अब जब फॉर्मेट आपने तैयार कर लिया, तो फॉर्मेट तैयार करने के बाद फॉर्मेट को रिव्यू जरूर करें। और फॉर्मेट को रिव्यू 2 कंटेक्स्ट में करें। एक, फॉर्मेट को रिव्यू करते हुए यह देखने की कोशिश करें कि ऐसा तो नहीं है कि कोई महत्वपूर्ण बिंदु मिसिंग है, या ऐसा तो नहीं है कि महत्वपूर्ण बिंदु मिसिंग है और जो अपेक्षाकृत लेस इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो फॉर्मेट का हिस्सा बन गई। यह पता किसके जरिए हमें चलेगा? रिव्यू के जरिए चलेगा। और दूसरा काम जो हमें रिव्यू के क्रम में करना है कि रिव्यू के क्रम में हमें यह देखना है कि हम अपने आंसर को कहां से शुरू करेंगे, कैसे कैसे लेके आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए, और कहां पर ले जाकर के समाप्त करेंगे। क्लियर? अब अगर इसके कंटेक्स्ट में मूव करें, आपने डिमांड ऑफ क्वेश्चन को भी आइडेंटिफाई कर लिया। डिमांड ऑफ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के क्रम में प्रश्न के आपने देखा प्रश्न में कितने पार्ट हैं, आपने देखा फोकस प्रश्न का क्या है, आपने यह देखा कि उसमें तकनीकी शब्द क्या हैं, और वे तकनीकी शब्द जो हैं डिमांड ऑफ क्वेश्चन को किन रूपों में प्रभावित कर रहे हैं। क्लियर? अब फॉर्मेट भी हमने कर लिया सेकेंड स्टेज में। अब हमारा ये प्री राइटिंग वर्क। अब प्री राइटिंग वर्क के बाद क्या आएगा?
राइटिंग वर्क। और राइटिंग वर्क में हमें क्या करना है? राइटिंग वर्क में पहला डायमेंशन जो प्रश्न इमर्ज करता है जब आप उत्तर लिखना शुरू करते, तो यह प्रश्न उभर कर आता कि हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं किसी प्रश्न का। इंट्रोडक्शन के कंटेक्स्ट में मैं 2-3 बातें कहूंगा। पहली बात मैं यह कहूंगा, देयर मस्ट बी एक्यूरेसी इन इंट्रोडक्शन। आपके इंट्रोडक्शन में एक्यूरेसी होनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट डज इट मीन? तो इसका मतलब यह है कि इंट्रोडक्शन जो है डिमांड ऑफ क्वेश्चन के अनुरूप होना चाहिए। प्रश्न जहां पर समाप्त हो रहा, इंट्रोडक्शन की शुरुआत तो वहीं से होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमारे इंट्रोडक्शन में क्या होगी? एक्यूरेसी होगी। ठीक है। अननेसेसरी जो चीजें होती हैं, अननेसेसरी के डिटेल्स से हम बच सकेंगे। नंबर 1। नंबर 2, अपने इंट्रोडक्शन में एक्यूरेसी को कैसे हम इंश्योर करेंगे? तो इंट्रोडक्शन की पुरानी समझ आप भूल जाए। इंट्रोडक्शन की पुरानी समझ क्या कहती है? अगर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने देखा तो एक धारणा यह होती कि मतलब पूरा का पूरा उत्तर जो हम लिख रहे हैं उसका बैकग्राउंड पहले पैराग्राफ में होना चाहिए, और अल्टीमेटली इसका परिणाम होता कि उस पहले पैराग्राफ का डायरेक्टली प्रश्न से कोई संबंध नहीं जुड़ता। प्रश्न की शुरुआत, उत्तर की शुरुआत पहले पैराग्राफ से ना होकर दूसरे पैराग्राफ से होती है। तो अगर आपके लिए इंट्रोडक्शन का मतलब है तो नो इंट्रोडक्शन। सिंपल सी चीज है, आंसर की शुरुआत वहीं से करें जहां पर प्रश्न समाप्त हो रहा, या अधिक से अधिक मैक्सिमम 2 से 3 लाइन का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, और इंट्रो पैरा आपको प्रश्न पर खत्म होना चाहिए। 2-3 लाइन से ज्यादा के स्पेस नहीं। तो इंट्रोडक्शन का मतलब आपको समझ में आए। दूसरा कंटेक्स्ट जो इमर्ज करता आता है कि इस बात को ध्यान रखें कि आपको प्रश्न के हर पार्ट को रिस्पॉन्ड करना है, और रिस्पॉन्ड करते हुए किन किन चीजों को ध्यान में रखना है। तो प्रश्न को रिस्पॉन्ड करते हुए आपको कंप्रीहेंसिबिलिटी को ध्यान में रखना है। आपको इस बात को इंश्योर करना है कि आपके उत्तर में समग्रता होनी चाहिए, कंप्रीहेंसिव मैनर में आपने प्रश्न को अप्रोच किया। नंबर 2, दूसरी चीज जो आपके आंसर में होनी चाहिए वह है रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द फैक्ट। तथ्यों के सापेक्षिक महत्व की झलक वहां पर दिखनी चाहिए। जो अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें हम प्रश्न के आरंभ में रखें, उनको हम ज्यादा फोकस करें, और जो अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको बहुत ज्यादा विस्तार देने की जरूरत नहीं है, और जो उससे भी कम महत्वपूर्ण तथ्य हैं वहां पर या तो पूरी तरह से इंडिकेटिव हो सकते, या जस्ट रेफरेंस हो सकता, या अगर वो छूट भी गए तो यह चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन तथ्यों के सापेक्षिक महत्व की झलक आपके उत्तर में मिलनी चाहिए। तीसरा कंटेक्स्ट जो इमर्ज करता है, आप प्रश्न जाकर के देखें। यह बीपीएससी का एग्जाम है, और बीपीएससी का एग्जाम है तो उसमें एक चीज जरूर ध्यान रखें, बिहार स्पेसिफिक होकर के प्रश्न पूछा गया हो या ना पूछा गया, कई बार आंसर लिखते तो हम डिफरेंट कंटेक्स्ट की चर्चा अपने आंसर में करते, डिफरेंट फैक्ट्स को लेकर अपने आंसर में उपस्थित होते हैं, ताकि हम जिस परसेप्शन को रख रहे हैं, हम जिस अप्रोच कंक्लूजन को ड्रॉ कर रहे हैं, उस कंक्लूजन को प्रूव किया जा सके। तो अगर ऐसे रेफरेंस पॉइंट बिहार के स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में भी उपलब्ध हैं
तो कुछ ऐसे रेफरेंस पॉइंट को भी आप अपने आंसर का हिस्सा बनावें। ठीक है। चौथा बिंदु जो कहूंगा, आपके आंसर में आपका आंसर जो है अपडेटेड होना चाहिए। मतलब यह कि प्रश्न पूछा जा रहा है तब भी और प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है तब भी आंसर लिखने के क्रम में यदि आपके पास कोई अपडेटेड जानकारियां उपलब्ध हैं, कोई नई जानकारियां उपलब्ध हैं, कोई जजमेंट या किसी प्रकार की रूलिंग आपको ध्यान में है, तो उसका पासिंग रेफरेंस देते हुए आगे बढ़े। और यहां पर ध्यान रखेंगे, मैं पासिंग रेफरेंस की बात कर रहा, मैं जजमेंट लिखने की बात नहीं कर रहा। जैसे अगर अभी डिस्कस करूंगा, कन्वर्जन पर हम लिख रहे हैं, तो 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट, जो जजमेंट यह कहता है कि केवल विवाह के लिए धर्मांतरण जो है स्वीकार्य नहीं है, उस जजमेंट को दिसंबर 2020 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक निर्णय में कोट किया 2014 के जजमेंट को। तो जब हम धर्मांतरण के मसले पर चर्चा कर रहे, जब हम यूपी कन्वर्जन से रिलेटेड यूपी के ऑर्डिनेंस पर चर्चा कर रहे, तो पासिंग रेफरेंस के रूप में एक लाइन में इसको हम ला सकते हैं और इसको लाया जाना हमारे आंसर में वैल्यू एडिशन को इंश्योर करेगा। इसके लाया जाना हमारे आंसर को इनरिच करने का काम करेगा। अगेन अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, अगला जो कंटेक्स्ट उभर कर आता है वह है, आप देखें एक टर्म हमने यूज किया है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब, कई बार आप देखेंगे, विशेष करके आप चले जाएं पॉलिटी सेक्शन में भी आपको झलक इसकी मिलेगी, और सबसे ज़्यादा झलक आपको इकोनॉमी सेक्शन और साइंस एंड टेक सेक्शन में दिखाई पड़ेगी। क्या झलक दिखाई पड़ेगी कि पता चला इकोनॉमी सेक्शन में कई बार ज्योग्राफी और इकोनॉमी दोनों को एक दूसरे से अटैच करके प्रश्न को फॉर्म किया जा रहा। कई बार आप देखेंगे इन्वायरमेंटल कंसर्न को इकोनॉमिक कंसर्न के साथ अटैच करने की कोशिश की जाती। कई बार इकोनॉमिक कंसर्न को साइंस एंड टेक के साथ अटैच करने का प्रयास किया जाता। कई बार इकोनॉमिक कंसर्न को सोशल कंसर्न के साथ अटैच करने की कोशिश की जाती। तो अगर हम आंसर लिखते वक्त इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाते हैं, तो यह इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हमारे आंसर में वैल्यू एडिशन को भी इंश्योर करेगा। यह हमारे आंसर के मार्किंग पोटेंशियल को भी बढ़ाने का काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं कहूंगा, जब आप आंसर लिख रहे हैं तो आपको मॉडरेट और बैलेंस रहना चाहिए। भाषा आपकी मर्यादित होनी चाहिए, भाषा आपकी मर्यादित होनी चाहिए, और आप जो कुछ भी लिख रहे हैं वो संतुलित तरीके से लिखा जाना चाहिए। दैट मस्ट बी इन ए बैलेंस्ड मैनर। एब्रप्टनेस उसमें नहीं होना चाहिए, इम्बैलेंसेज उसमें नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर इम्बैलेंसेज होंगे तो उसी स्थिति में ऑपोजिट व्यू और ऑपोजिट ओपिनियन के लिए स्पेस क्या होगा? ऑपोजिट व्यू और ऑपोजिट ओपिनियन के लिए वहां पर स्पेस नहीं होगा, और जब ऑपोजिट व्यू और ऑपोजिट ओपिनियन के लिए वहां पर स्पेस नहीं होगा तो उस स्थिति में आपका आंसर यूनिडायरेक्शनल होगा। आपके आंसर में कंप्रीहेंसिबिलिटी का अभाव होगा, आपके आंसर में समग्रता का अभाव होगा। तो इस पहलू को भी रुक करके देखने की जरूरत है, इस पहलू पर भी नजर रखने की जरूरत है। लास्ट पॉइंट इसके कंटेक्स्ट में मैं कहना चाहूंगा, फैक्ट और कंसेप्ट का क्या अनुपात होना चाहिए। मैं फिर अपनी बातों को दोहराना चाहूंगा। मेंस जो है वो एनालाइज करने की आपकी क्षमता की जांच, परसीव करने की आपकी क्षमता की जांच, ऑब्जर्व करने की आपकी क्षमता की जांच। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एनालिसिस आपके आंसर का अहम हिस्सा होना चाहिए, फैक्ट्स का रोल सपोर्टिव होना चाहिए। अक्सर आप क्या करते, एनालिसिस को आप सेकेंडरी बना देते हैं और
फैक्ट्स को आप प्राइमरी बना देते। तो इसलिए यह टर्म मैं यूज करता, अवॉइड बम्बार्डमेंट ऑफ फैक्ट, नहीं। और लास्ट पॉइंट कहूंगा, अवॉइड रिपीटेशन, दोहराव से हर स्थिति में आपको बचना चाहिए। क्योंकि जब आप रिपीट करते खुद को, तो यह ना केवल एग्जामिनर को आपके बारे में निगेटिव मैसेज देता है, बल्कि जब आप रिपीट करते हैं तो आपका रिपीटेशन जो है वह एग्जामिनर को इरिटेट करने का भी काम करता है। मैसेज यह जाता है कि अब आपके पास नया कुछ कहने के लिए नहीं है, यू आर जस्ट रिपीटिंग योर सेल्फ। एंड इफ यू आर जस्ट रिपीटिंग योर सेल्फ मीन्स यू आर ट्राइंग टू ब्लफ, आप ब्लफ देने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि हमें एग्जामिनर को मैसेज क्या देना है? बचपन में स्कूल वगैरह में देखेंगे तो स्पीच कंपटीशन होता था, भाषण प्रतियोगिता होती थी, नहीं? तो अक्सर भाषण प्रतियोगिता जो होती थी तो उसका एक तकिया कलाम क्या होता था, समय बहुत कम है और कहना बहुत अधिक है, इसलिए हमारी कोशिश होगी कि कम से कम समय में अधिक से अधिक बातों को कह सके, नहीं? तो एग्जामिनर को हमें यही मैसेज देना है कि चूंकि हमारे पास टाइम और स्पेस लिमिटेड है, कहने के लिए बहुत कुछ है, सारी बातें नहीं कही जा सकती, इसलिए जो अपेक्षाकृत रिलेटिवली जो अधिक इंपॉर्टेंट बातें हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। समय के अभाव के कारण कई सारी बातों को डिस्कस हम नहीं कर सके जो हमें डिस्कस करने चाहिए थे। तो यह मैसेज बतलाता है कि आपने जो लिखा है आपकी जानकारी का दायरा वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि जो नहीं लिखा है आपका दायरा वहां तक भी विस्तृत है। लेकिन जब आप रिपीट करते तो रिपीट करना यह बतला जाता है कि आपका दायरा यहीं तक सीमित है, इसके बाहर आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। और इसलिए हमने कहा कि हर स्थिति में रिपीटेशन से परहेज करना चाहिए, रिपीटेशन को अवॉइड करना चाहिए। लास्ट डायमेंशन कंक्लूजन की ओर आऊंगा। सामान्यतः ग्रेजुएशन लेवल पर कंक्लूजन को लेकर जो हमारा अप्रोचेज होता था, तो सेकेंड पैराग्राफ से लेकर के सेकेंड लास्ट पैराग्राफ तक हमने जितनी बातें कही, मोटा मोटी हम उनको क्या करते थे, मोटा मोटी उन्हीं बातों को हम इन ब्रीफ दोहरा देते थे। और अभी अभी किसकी चर्चा की, हमें रिपीटेशन को अवॉइड करना है, नहीं? तो अगर आपके कंक्लूजन का मतलब यह है तो कंक्लूजन ऐसा नहीं लिखना है, हमेशा ध्यान रखें। कंक्लूजन जो है वो आपके आंसर के स्ट्रक्चर के बीच से इमर्ज करना चाहिए। जब आप आंसर लिखना शुरू करते और जहां पर जाकर आंसर समाप्त करते, आपके आंसर का डायरेक्शन आपको कंक्लूजन की ओर ले जाता है। एक दूसरा, कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव नोट पर होना चाहिए। पॉजिटिव नोट पर कंक्लूजन, देखें इस बात को ध्यान रखें, सरकार का समर्थन या सरकार का विरोध ये मेरे लिए मायने नहीं रखता, लेकिन मेरे लिए मायने रखता है कि कंक्लूजन आपका पॉजिटिव नोट पर समाप्त हो रहा है या नहीं। और पॉजिटिव नोट पर समाप्त होने का मतलब क्या है, हमारी पूरी की पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अगर किसी पॉलिसी की चर्चा कर रहे हैं, उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो बेनिफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके और उसके जो शॉर्टकमिंग्स हैं, उसके जो लिमिटेशन है, उसके जो कॉस्ट हैं, बेनिफिट का मैक्सिमाइजेशन और कॉस्ट का मिनिमाइजेशन, यही ना पॉजिटिव नोट कहता है। और तीसरी बात जो इसके कंटेक्स्ट में मैं कहना चाहूंगा वह यह कि आपका कंक्लूजन मॉडरेट होना चाहिए। मतलब आपके कंक्लूजन में इतनी लिंग्विस्टिक फ्लेक्सिबिलिटी जरूर होनी चाहिए, इतनी भाषाई लोचशीलता जरूर होनी चाहिए ताकि आप अपनी बातों को भी कह सकें
और अगर आपसे कोई असहमत होना चाहे, आपके कंक्लूजन से असहमत होना चाहे, तो उसके पास असहमत होने के लिए स्पेस भी मौजूद हो। या इवन अगर कोई नई सूचना आपके सामने आती है तो इतना तो स्पेस आपके कंक्लूजन में होना चाहिए कि आप खुद के ओपिनियन को रिव्यू कर सके, आप खुद के ओपिनियन को रिकरेक्ट कर सके। क्लियर? तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो ये जो चर्चा हमने की, या किसके कंटेक्स्ट में चर्चा की? राइटिंग के कंटेक्स्ट में चर्चा की। अब तीसरा डायमेंशन फिर महत्वपूर्ण है। तीसरा डायमेंशन क्या महत्वपूर्ण है? तो पोस्ट राइटिंग वर्क। और पोस्ट राइटिंग वर्क जो होना चाहिए वो किसके कंटेक्स्ट में होना चाहिए? जो आपने आंसर लिखा है उस आंसर पर आपको फीडबैक मिलते हैं, उस फीडबैक के कंटेक्स्ट, उस फीडबैक पर आपको काम करना चाहिए, उस फीडबैक पर आपको काम करना होता। तो पोस्ट राइटिंग वर्क में कई बार क्या करना होगा, तो आप उन्हीं प्रश्नों को दोबारा उठाएं फीडबैक के कंटेक्स्ट में, उसके स्ट्रक्चर को आप तैयार करने की कोशिश करें, उसके स्ट्रक्चर को तैयार करें। अगर आपको लगता है नहीं स्ट्रक्चर से काम चल जाएगा तो वहीं पर रोक दें। अगर आपको लगता है कि नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर और जो आंसर लिखते दोनों में एक फर्क होता है। स्ट्रक्चर में क्या होता, फॉर्मेट जो आप तैयार करते तो उसमें पॉइंट उभर कर सामने आते हैं, लेकिन उससे यह पता नहीं चलता कि किस पॉइंट को कितना विस्तार देना है और कहां पर इंडिकेटिव रहना है। इसका पता कब चलता है? इसका पता तब चलता है जब आप आंसर लिखते हैं। जिसको अधिक महत्व मिलना चाहिए उसको ज्यादा विस्तार मिलता, जिसको कम महत्व मिलना चाहिए वहां पर हमारा अप्रोच क्या होता है? इंडिकेटिव होता है। तो अगर आप देखें तथ्यों के सापेक्षिक महत्व का अंदाजा हमें फॉर्मेट से नहीं चलता, राइटिंग से चलता है, और राइटिंग से तथ्यों के सापेक्षिक महत्व का पता चलता, लेकिन राइटिंग से पॉइंट उभर करके सामने नहीं आते। पॉइंट कहां पर उभरते हैं? फॉर्मेट में उभरते हैं। इन दोनों के अंतर को समझना होगा, और इन दोनों के अंतर को समझते हुए तब आपको आंसर को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करनी होगी। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें राइटिंग स्किल के डेवलपमेंट के लिए जानकारी हासिल करना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन राइटिंग स्किल का डेवलपमेंट क्या है? ये थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा ये काम मुश्किल है। और अगर आप राइटिंग स्किल को डेवलप करना चाहते तो राइटिंग स्किल के डेवलपमेंट के लिए आवश्यकता किस बात की है? इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि पोस्ट राइटिंग वर्क हम करें, घर पर बैठ करके उन्हीं प्रश्नों को दोबारा फॉर्मेट करें, उन्हीं को दोबारा लिखने की कोशिश करें, उस आंसर को खुद रिव्यू करने की कोशिश करें। लिखने के बाद जब आप खुद रिव्यू करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि इनमें कौन सी चीजें आनी चाहिए थी, कौन सी चीजें नहीं आनी चाहिए थी। इतनी बातें स्पष्ट हुई। और इसलिए एक बात मैं कहता, आप वीक में 4 ही आंसर लिखें, लेकिन प्री राइटिंग वर्क और पोस्ट राइटिंग वर्क के साथ लिखें ताकि उसका बेनिफिट आपको मिल सके। अदरवाइज मुश्किलें आपकी बढ़ेंगी। यहां तक में कुछ पूछना है? हाँ। नेवर। क्या? हाँ, दोनों को कंप्लीमेंट्री के रूप में क्यों नहीं ले रहे हैं आप? दोनों को कंप्लीमेंट्री के रूप में, क्या आपको लगता है डायग्राम में एनालिसिस संभव है? डायग्राम में एनालिसिस संभव नहीं है। नहीं, आप लोग क्या करते, डायग्राम में भी आपने दिखा दिया, डायग्राम में भी दिखा दिया, और अब आप
अगर डायग्राम में दिखा दिया तो उसके बाद एनालिसिस को फोकस करें। अब उन्हीं चीजों को दोबारा लिखते हुए और फिर एनालाइज करना, यह कहां तक उचित है, कहां की बुद्धिमानी है? आप एनालिसिस को प्रमुखता देना। बातें समझ रहे हैं या नहीं? हमेशा ध्यान रखें कंप्लीमेंट। आप इसका एक दूसरा मतलब समझिए, खुद को रिपीट करने से बेहतर है कि कुछ नए बिंदुओं पर लिखा जाए। कुछ नए बिंदु पर अगर लिखेंगे तो अधिक से अधिक डायमेंशन आपके आंसर का हिस्सा बनेंगे, और अधिक डायमेंशन अगर आपके आंसर का हिस्सा बनेंगे तो ऐसी स्थिति में उसका मार्किंग पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा? रिपीट करने के लिए तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, किसी कीमत पर नहीं दिए जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कंप्लीमेंट्री रोल में देखें। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता, डायग्राम को लेकर इतनी आग्रहशीलता क्यों है? डायग्राम को लेकर के इतनी आग्रहशीलता क्यों है? आप बार बार एक बात मैं कहता, कुछ प्रिजुडिसेस हैं, कुछ पूर्वाग्रह हैं। जैसे बीपीएससी में आप जितना पेज भरेंगे उतने नंबर मिलेंगे। आज तक मुझे तो नहीं समझ में आया। मुझे यह समझ में नहीं आया कि यूपीएससी में जब हम आंसर लिखेंगे तो हमारे हाथ की गति तेज होगी, धीमी होगी, और बीपीएससी में जब वही हाथ आंसर लिखेगा तो हाथ लिखने की गति तेज हो जाएगी। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा है कि यूपीएससी में हाथ थोड़ा धीमी गति से काम करे और बीपीएससी में तेज गति से काम करे? अक्सर मैं निदा फाजली को कोट करता कि कभी कभी हमने यूं ही अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। ठीक है, तो इस तरह के पूर्वाग्रह जो हैं, इस तरह की धारणाएं जो हैं, बार बार आपने मेरी बातों पर गौर नहीं किया। जब राइटिंग स्किल डेवलपमेंट की चर्चा कर रहा था तो मैंने प्री और मेंस दोनों को एक दूसरे से अलगाते हुए कहा कि मेंस नॉलेज टेस्ट है, मेंस नॉलेज टेस्ट है, और नॉलेज टेस्ट किसके कंटेक्स्ट में है? इंफॉर्मेशन के कंटेक्स्ट में नॉलेज टेस्ट नहीं। ऐसे इक्के दुक्के प्रश्न मिलेंगे जहां पर इंफॉर्मेशन का रोल जो है, अब 15वां वित्त आयोग अगर आया तो 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट या 15वें के मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करें, अगर यह प्रश्न पूछ दिया जाए तो यहां पर हमें यह फैक्चुअल नेचर का होगा। मेरी बातें समझ रहे? तो ऐसे इक्के दुक्के प्रश्न आपको मिलेंगे। प्रश्न जब भी मिलेंगे तो वो एनालिटिकल नेचर के मिलेंगे। आप उठा के देख ले किसी भी साल के प्रश्न को, किसी भी साल के प्रश्न को देखने की बात मैं कर रहा। आप अगर गौर करें तो प्रश्न में विश्लेषण की अहमियत पिछले 5-6 वर्षों के दौरान लगातार बढ़ती चली जा रही है। वो तथ्यात्मक प्रकृति के प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। तो इस बात को समझने की कोशिश करें। पेज भरने से नंबर नहीं मिलेंगे। मैं ये जानता हूं कि इन बातों को दोहराने के बावजूद, बार बार कहने के बावजूद, आप में से अधिकांश लोगों तक मेरी ये बात नहीं पहुंच पाएगी। ये भी मैं जानता हूं। इसलिए कि मैं 1 बार 2 बार 4 बार कहूंगा, लेकिन यहां से बाहर जब जाएंगे तो सैकड़ों लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि कॉपी भरी होनी चाहिए, जितना ज्यादा लिखोगे उतना अधिक नंबर आएगा। नहीं, जरा ये पता करने की कोशिश करेंगे ऐसा कहने वाले लोगों की अपनी उपलब्धि क्या है। यह भी तो पता करने की चीज है ना, इसे भी तो पता किया जाना चाहिए ना। नहीं, अगर स्टैंडर्ड राइटिंग आप कर रहे हैं तो 3 घंटे में मोटा मोटी आप लेकर के चलें, 3 घंटे में 3000 से मैक्सिमम 4000 वर्ड तक पहुंच सकते, मैक्सिमम मैं कह रहा हूं। अदरवाइज स्टैंडर्ड राइटिंग 3300 से ज्यादा शब्दों में नहीं किया जा सकता। इस बात को समझें। और पेज भरने के लिए आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे, नंबर आपको दिए जाएंगे प्रश्नों को रिस्पॉन्ड करने के लिए।
मेरी बातें स्पष्ट हुई? तो ये जो पूर्व धारणाएं हैं ना, पूर्व धारणाओं से बाहर निकले, पूर्व धारणाओं से बाहर निकलने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं देना चाहिए, लेकिन आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि एनालाइज करने की आपकी कैपेसिटी की टेस्ट है। मुख्य परीक्षा आपकी विश्लेषण क्षमता की जांच करता है। मुख्य परीक्षा में आपकी अभिव्यक्ति क्षमता की जांच की जाती है, आपके कम्युनिकेशन स्किल की जांच की जाती है, लैंग्वेज पर आपका क्या कमांड है इसकी जांच मुख्य परीक्षा में की जाती है। ठीक है, जब आप पॉइंट फॉर्म में लिखते, जब आप डायग्राम के फॉर्म में लिखते हैं तो एनालाइज करने की आपकी क्षमता सीमित हो जाती, वह इंफॉर्मेटिव नेचर का कहीं ज्यादा होता है। और अगर उसको बनाने के बाद आप करेंगे, प्रश्न को आइडेंटिफाई करें, कौन सा प्रश्न ऐसा है जिसको हम पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इंफॉर्मेटिव नेचर का प्रश्न होगा तो निश्चित तौर पर वहां पर पॉइंट, डायग्राम और चार्ट की भूमिका क्या होगी, महत्वपूर्ण होती चली जाएगी। लेकिन अगर प्रश्न एनालिटिकल है तो मेरी बात ध्यान रखिएगा, डायग्राम की भूमिका वहां सीमित हो जाएगी, पॉइंट की भूमिका सीमित हो जाएगी। अधिक से अधिक आप कर सकते कि 4 लाइन का विश्लेषण देके, क्योंकि 1 2 3 4 अधिक से अधिक ये कर सकते, लेकिन विश्लेषण आपको देना ही होगा। और एक और बात बतला दूं, जब पॉइंट फॉर्म में लिखने का आग्रह बढ़ता है तो उसके बाद एक भाव आपके अंदर जन्म लेता है कि जितने पॉइंट होंगे उतने नंबर आएंगे। और जब ये भाव आपके अंदर पैदा होता है तो आप क्या करते, एक पॉइंट को खींच के 4 पॉइंट में तब्दील करते, जिसका परिणाम यह होता है रिपीटेशन का खतरा क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। रिपीटेशन भी होगा, फायदा भी नहीं होगा, और टाइम एंड स्पेस भी क्या होगा, ज्यादा लेगा। क्लियर? कोई डाउट? राइटिंग स्किल को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। निश्चित तौर पर वो बेहतर स्थिति है बनिस्पत की आप गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा। ओके, मूव करूं प्रश्न।